हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस। जिस टॉपिक की डेफिनेशंस हम पढ़ने वाले हैं, जिस टॉपिक में हमें डेफिनेशंस काम आएगी, वो टॉपिक बहुत इजी है, वेरी सिंपल टॉपिक। लेकिन ध्यान रखना, ये टॉपिक पूरा थ्योरेटिकल है। मीन्स आपको थ्योरेटिकल अप्रोच ज़्यादा रखनी पड़ेगी, आपको कंसेप्ट ज़्यादा लर्न रखने पड़ेंगे, डेफिनेशंस आपको हमेशा ध्यान देनी चाहिए। वैसे टॉपिक बहुत ईजी है, पूरे टॉपिक में एक ही फॉर्मूला है। लेकिन नॉर्मली जो आप लोगों के व्यूज़ आते होंगे, सुनते आ रहे होंगे, आप लोगों ने देखा होगा कि प्रोबेबिलिटी बहुत टफ चैप्टर है। मींस प्रोबेबिलिटी हम स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी बहुत टफ चैप्टर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रोबेबिलिटी बहुत सिंपल चैप्टर है, बस आपको इसमें प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट बढ़ानी रहती है। मतलब आपको प्रैक्टिस के नंबर्स बढ़ाने हैं। मतलब एक ही क्वेश्चन को आप 2-3 बार रिपीट करेंगे, 4-5 बार रिपीट कर लेंगे तो क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा। इसमें क्वेश्चंस लिमिटेड हैं, फिक्स हैं, एक ही पैटर्न पर चलते हैं। बस आपको कुछ डेफिनेशंस, कुछ क्राइटेरिया, कुछ कंसेप्ट, कुछ फॉर्मूलेज आपको याद रखने होंगे, ठीक है। इसके लिए आपको सबसे पहले एक तो सेट के कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी। किसके? सेट में जो ऑपरेशंस हैं वो आप लोगों ने पढ़ ही लिए होंगे, यूनियन, इंटरसेक्शन वगैरह, ठीक है। तो उनकी ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा हमें ज़रूरत पड़ेगी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बेसिक कंसेप्ट्स की। हाँ, परम्यूटेशन कौन से कैसे सॉल्व करते हैं, कॉम्बिनेशन कब अप्लाई करते हैं, ये कंसेप्ट की। तो ये भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैं उनको बता चुका हूँ। तो सेट और दूसरा है P&C, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए इन दोनों की रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है। इन दोनों के बिहाफ पर हम प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में ध्यान रखिएगा, आपको जो डेफिनेशंस हैं वो मैं यहाँ पर केवल एक्सप्लेन करूँगा। डेफिनेशंस प्योर जो लैंग्वेज वाली हैं वो आपको मैं साइड में स्क्रीन दे दूंगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, हम केवल यहाँ पर डेफिनेशंस समझेंगे कि उनमें होता क्या है। आपको डेफिनेशंस रटनी नहीं है, डेफिनेशंस नॉर्मली कहीं नहीं पूछेगा, ठीक है। कुछ केसेस में आपसे डेफिनेशंस के प्रूफ्स, रिजल्ट्स पूछ सकता है, लेकिन डेफिनेशन नॉर्मली नहीं पूछता है। फिर भी आपको ध्यान रखनी है, डेफिनेशन लर्न नहीं करें, डेफिनेशन को समझें, दिमाग में रखें कि हाँ ये डेफिनेशन ये कहती है, ओके। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम प्रोबेबिलिटी। और इसकी जो सबसे फर्स्ट डेफिनेशन है दैट इज एक्सपेरिमेंट। क्या है? एक्सपेरिमेंट। हर प्रोबेबिलिटी में ये कंपलसरी है, जिसे हम बोलते हैं प्रयोग, ठीक है। एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है? एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है एनी ऑपरेशन दैट रिजल्ट्स 2 और मोर आउटकम्स एट अ टाइम, ठीक है। एनी ऑपरेशन दैट रिजल्ट्स 2 और मोर आउटकम्स एट अ टाइम। मतलब ऐसी कोई भी संक्रिया, ऐसी कोई भी क्रिया जिसके 2 या 2 से ज़्यादा आउटकम्स होना जरूरी हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपेरिमेंट। जैसे सपोज कर लीजिए आपने कॉइन टॉस करा, तो कॉइन टॉस करा तो आपको क्या मिलेगा? हेड या टेल। कॉइन में क्या क्या होता है? कॉइन में 2 आउटकम्स होते हैं, एक तो हेड होता है और एक टेल होता है। तो 2 आउटकम्स आए ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। जैसे डाइस की बात करें, हम डाइस जानते हैं सभी, सांप सीढ़ी सभी ने खेली होगी। अभी लॉकडाउन में तो लूडो वगैरह सभी खेल रहे हैं। तो इसमें क्या क्या आता है? 1 2 3 4 5 6 ये स्पोर्ट्स आते हैं, ठीक है, डॉट आते हैं। तो ये कितने आउटकम्स आ गए? 6। आप प्लेइंग कार्ड्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना है तो मैं आपको बताऊंगा। उसमें 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से 2 या 2 से ज़्यादा आउटकम्स होना जरूरी है, उसी को हम क्या बोलेंगे? एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। अब किस केसेस में नहीं होते हैं? जैसे सपोज कर लो आपने एग्जाम दिया, कॉपी खाली छोड़ दी। क्या? कॉपी खाली छोड़ दी, तो बताओ एग्जामिनर क्या करेगा? आपकी कॉपी का 0 ही देगा ना। उस कंडीशन में हम क्या रहेंगे? हमारा रिजल्ट बिल्कुल डाउन, मतलब फेल। तो हमने कोई आउटकम तो छोड़ा ही नहीं, केवल एक ही आउटकम छोड़ा, मतलब फेल। तो इसका मतलब एक आउटकम है, तो इसको हम एक्सपेरिमेंट नहीं बोलेंगे, तो हमने किया है। जैसे आपने वो मूवी देखी शोले, उसमें अमिताभ के पास एक कॉइन था। उस कॉइन में पूरी मूवी में धर्मेंद्र को बेवकूफ़ बनाता रहता था, पुरानी मूवी। उसमें दोनों तरफ हेड या टेल की जगह दोनों तरफ या तो हेड ही था या टेल ही था, ठीक है। ध्यान से देखिएगा मूवी सॉरी। तो वो ध्यान रखिएगा, उस कॉइन का जो आउटकम आएगा दोनों तरफ सेम ही आएगा, तो उसको हम एक्सपेरिमेंट नहीं बोलेंगे। तो एक्सपेरिमेंट का मतलब एनी ऑपरेशन दैट रिजल्ट्स 2 और मोर आउटकम्स
एनी ऑपरेशन दैट रिजल्ट्स टू और मोर आउटकम्स, कोई क्रिया जिसके दो या दो से अधिक परिणाम होने की संभावना हो, या दो या दो से अधिक परिणाम हो। अब हम बात करते हैं अगली। तो एक्सपेरिमेंट से नेक्स्ट आता है जो हमारी डेफिनेशंस में, आपको सभी डेफिनेशंस में मिलेगा, प्रोबेबिलिटी के हर क्वेश्चन में मिलेगा, दैट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या बोलेंगे? रैंडम एक्सपेरिमेंट, यादृच्छिक अभिप्रयोग या प्रयोग, रैंडम प्रयोग। ये थोड़ा हिंदी में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि कुछ हिंदी वाले स्टूडेंट्स भी ऐड है, तो इसलिए रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है? एक्सपेरिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें एक आउटकम जो आ गया वो दोबारा क्या हो, रिपीट ना हो, मतलब बिल्कुल सबके क्या हो, इक्वल पॉसिबिलिटीज हो। रैंडम एक्सपेरिमेंट बाय चांस, मतलब ऊपर वाले की मर्जी से, मतलब जैसे हमने कॉइन टॉस करा तो हमें पता है क्या क्या आने वाला है। आपने महाभारत देखी होगी, महाभारत में एक था दुर्योधन का मामा, मामा शकुनी, बहुत फेमस मामा है, ठीक है। मामा शकुनी को जो लूडो वाला गेम था 64 जिसे बोलते हैं, उसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत एक्सपर्टीज था वो उसका। वो अगर 6 चाहता था 6 आता था, 5 चाहता तो 5 आता था, मतलब जैसे क्या पता वो क्या करता था, लेकिन वो जितना बोलता था इतना एक्सपर्टीज था कि उतना ही आता था। तो उस एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि उसकी नज़र में जो आउटकम आने वाला वो तो उसे पहले से पता है। उस एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं बोलेंगे। जैसे सपोज करो कुछ चॉकलेट्स पड़ी हुई हैं, अब 5 स्टार पड़ी है, डेयरी मिल्क पड़ी, सॉरी डेयरी मिल्क पड़ी है, मंच पड़ी है, फ्यूज आती है शायद, एक फ्यूज पड़ी है, और भी 2-3 कंपनीज की चॉकलेट पड़ी हुई हैं। तो हमने क्या करा, आपसे बोला कि नहीं यार एक कंपनी की चॉकलेट सेलेक्ट करके लाओ। तो क्या होगा, जिसको जो पसंद होगी, जैसे सपोज करो किसी को सिल्क पसंद है तो क्या करेगा, सिल्क को सेलेक्ट करके ले आएगा। तो इसका मतलब उसने क्या करा, बाकी चॉकलेट्स पे ध्यान दिया क्या? नहीं दिया, उसने तो उसकी पसंद देखी। अब अगर इसी एक्सपेरिमेंट को हम क्या करेंगे, बोला आंख बंद करके सेलेक्ट करके लाना, तो आंख बंद करके मतलब सभी के सिलेक्शन की पॉसिबिलिटीज क्या है, सेम है। तो इस एक्सपेरिमेंट को हम क्या बोलेंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट। जहां उसने पार्शियलिटी कर दी वह एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। एक्सपेरिमेंट बाय चांस, मतलब सबके आने की पॉसिबिलिटीज क्या हो, सेम हो, एक जैसी हो, सिलेक्शन की पॉसिबिलिटीज सबकी एक जैसी हो, तो उस एक्सपेरिमेंट को क्या बोलेंगे हम, रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा ट्रायल। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया, एक्सपेरिमेंट बाय चांस मीन्स सबके आने की पॉसिबिलिटीज क्या हो, सेम हो, मतलब एक रिजल्ट जो आ गया वो दोबारा नहीं आना चाहिए, मतलब रिपीटेशन नहीं हो, तभी तो सबके आने की पॉसिबिलिटीज सेम होगी। इसके बाद आता है ट्रायल। ट्रायल का मतलब कोशिश। ठीक है। अब ट्रायल क्या है, किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना, किसी भी अभिप्रयोग को करना, ट्रायल। जैसे हमने एग्जाम दिया, ट्रायल किया, कॉइन को टॉस करा, ट्रायल है, डाइस को थ्रो किया, ट्रायल है। ठीक है। तो ये सारे किसके एग्जांपल्स है, ट्रायल के। मतलब टू परफॉर्म एनी रैंडम एक्सपेरिमेंट, किसी भी यादृच्छिक अभिप्रयोग को करना, दैट इज ट्रायल। ठीक है। ट्रायल के बाद आता है हमारे पास इवेंट, घटना। घटना क्या होती है, अब हमने ट्रायल करा, हमने एग्जाम दिया, तो रिजल्ट तो आएगा ना, जिससे भी कुछ दिन पहले आया था। तो जैसे रिजल्ट आ गया मतलब इवेंट हो गया वो। जैसे कॉइन को टॉस करा तो हवा में तोड़ना रहेगा वो, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो हेड या टेल आना मतलब उसका एक आउटकम आ गया, रिजल्ट आ गया। तो रिजल्ट आते वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इवेंट में। मतलब रिजल्ट ऑफ एनी ट्रायल, किसी भी ट्रायल का रिजल्ट। जैसे डाइस को थ्रो करा तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, इवेंट बोलेंगे। ठीक है। इसमें नॉर्मली 2 डेफिनेशंस और आती है, एक तो होता है सिंपल इवेंट और एक होता है कंपाउंड इवेंट। सरल, सिंपल मतलब सरल, कंपाउंड मतलब मिश्रित। ठीक है। तो सरल इवेंट का मतलब एक इवेंट एक बार में होना, कंपाउंड का मतलब 2 इवेंट। जैसे हमने 2 कॉइन टॉस करे तो 2 हेड आना, तो
तो एक हेड फिर दूसरा हेड, तो कंपाउंड इवेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रायल का मतलब टू परफॉर्म एनी रैंडम एक्सपेरिमेंट, इवेंट का मतलब रिजल्ट ऑफ एनी ट्रायल, और सिंपल का एक इवेंट, कंपाउंड का दो या दो से ज्यादा इवेंट का एक साथ मिक्स होना। ठीक है, तो ये कुछ डेफिनेशन है जो आपको दिमाग में रखनी है, ये आपको हर प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में मिलती जाएंगी। इवेंट तो मिलेगा इसे, अभी हम इवेंट की डेफिनेशन और पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं, दैट इज सैंपल स्पेस। ठीक है, इसमें क्या आपको एग्जांपल्स ज्यादा समझना है। सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस का मतलब होता है अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल, अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल outcomes of any random experiment। ठीक है, अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एनी रैंडम एक्सपेरिमेंट, किसी यादृच्छिक अभिप्रयोग के सभी परिणामों का समुच्चय, मीन्स किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट है उसके जो जो भी आउटकम्स आने वाले उनका कलेक्शन बना दो, उस कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस। और उस कलेक्शन में से ही क्या आते हैं, इवेंट आते हैं। तो एक तरह से हम यूँ बोल सकते हैं कि इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, लेकिन सबसेट से हमें डेफिनेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगेगी इसलिए नहीं लिखा है। ओके, तो इसका मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ, अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल। जैसे सपोज कर लीजिए एक कॉइन आ रहा है, अब एक कॉइन के क्या क्या आउटकम्स आएंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो इसका सैंपल स्पेस हो गया। ठीक है, सपोज कर लीजिए आप एक डाइस को थ्रो कर रहे हैं, तो इसमें क्या क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 आउटकम्स आएंगे। सपोज कर लीजिए आपने क्या करा, एक कॉइन और एक डाइस को थ्रो करा, तो कॉइन के कितना आउटकम हुए, 2, डाइस के कितने आउटकम हुए, 6। तो जब दो वर्क एक साथ करते हैं, हमने पढ़ा था परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, डिफरेंट वर्क डन टुगेदर देन मल्टीप्लाई, तो 2 × 6 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपके पास, 12 आ जाएगा। 2 × 6 कितना आ जाएगा, इक्वल्स टू 12। तो 12 आउटकम्स क्या क्या आएंगे देखते हैं। कॉइन और डाइस मतलब हेड के साथ 1, हेड के साथ 2, हेड के साथ 3, हेड के साथ 4, हेड के साथ 5, हेड के साथ 6। ओके, अब सेम टू सेम किसके साथ, टेल के साथ 1, टेल के साथ 2, टेल के साथ 3, टेल के साथ 4, टेल के साथ 5 और टेल के साथ 6। तो हो गए ना 12 आउटकम्स। ठीक है, अब इसी तरह से कुछ केस आपको बनाने हैं और मेरे को भेजने हैं। ठीक है, अब देखो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि जो इवेंट होता है वो सैंपल स्पेस का सबसेट होता है। इवेंट का मतलब अगर एक कॉइन को हम टॉस करेंगे, या तो हेड आने वाला है या टेल आने वाला है, क्या, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो हेड आ गया मतलब इसी का एक पार्ट आया ना, सबसेट मतलब सेट का एक पार्ट। तो इवेंट क्या होते हैं, सैंपल स्पेस के सबसेट होते हैं। ठीक है, अब आपको जो होमवर्क है वो ध्यान रखिएगा, आपको बनाना है 2 कॉइन का सैंपल स्पेस। कितने कॉइन का, 2 कॉइन का। फिर बनाना है आपको 3 कॉइन का सैंपल स्पेस, और फिर बनाना है आपको 2 डाइस का सैंपल स्पेस। ठीक है, 2 कॉइन का मतलब क्या क्या हो गया, जैसे एक कॉइन के 2 आउटकम, दूसरे के 2, तो टोटल कितने आउटकम्स आएंगे, 4 आउटकम्स। 3 कॉइन में कितने आएंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8। 2 डाइस के कितने आएंगे, एक डाइस में कितने होते हैं, 6, और दूसरे डाइस में 6। तो 6 × 6 कितने आउटकम्स आएंगे, 36 आउटकम्स। ठीक है, तो ये आउटकम्स, ये सैंपल स्पेस आपको बना के मेरे को मैसेज करने हैं। ओके, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर हम प्लेइंग कार्ड्स के बारे में समझेंगे। ओके ओके, प्लेइंग कार्ड्स के बारे में बात करते हैं। तो प्लेइंग कार्ड 4 तरह के होते हैं। पहला होता है हर्ट। ठीक है, हर्ट का मतलब लाल पान। दूसरा होता है आपके पास डायमंड, ईंट का पत्ता, जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में जब हम कार्ड खेलते हैं, शायद सभी को आता हो, रमी, देला कोड वगैरह इस तरह से। ठीक है, तो ये सारे कैसे।
तीसरा है आपके पास क्लब, चिड़ी का पत्ता, और चौथा है स्पेड मतलब हुकुम का, मतलब काला पान। तो इसके बारे में हम समझते हैं कि कितने तरह के कार्ड्स होते हैं। पहला हमने क्या बोला, हर्ट, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, डायमंड, तीसरा है स्पेड, और चौथा है क्लब। इसको नॉर्मल अपनी डेली लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, चिड़ी। इसको बोलते हैं हुकुम, या फिर काला पान, क्योंकि लॉकडाउन में सबसे फेमस गेम जो है, सब सारी फैमिलीज को एक साथ बिठाने वाला यही है, डायमंड, ईंट का पत्ता और ये लाल पान। पहले हम बात करें इसके कलर पर, इसके रंग पर। तो जो लाल पान होता है वो डिजाइनिंग में कुछ कुछ इस तरह का होता है। जैसे मैं डिजाइन बना देता हूं, हार्ट शेप जिसे बोलते हैं, ठीक है। जो डायमंड होता है वो कुछ कुछ इस तरह का होता है, ब्रिक की तरह, डायमंड की तरह। स्पेड जो होता है वो हार्ट की तरह ही होता है लेकिन उल्टा होता है। और जो क्लब होता है वो चिड़ी, मतलब इस तरह का कार्ड होता है, ठीक है। ये दोनों तो जो प्योर होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं, ठीक है। और ये दोनों कौन से कलर के होते हैं, रेड कलर के। रेड कलर भी मेरे पास है नहीं तो मैं करके बताया था। तो इनका कलर कौन सा होता है आपके पास, रेड, ये भी रेड, ये ब्लैक और ये भी ब्लैक, ठीक है। तो हमने बात कर ली कलर की। दूसरी हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से टाइप के कार्ड्स होते हैं। पहला होता है एस, इक्का। तो जो टोटल कार्ड्स होते हैं, पहले हम कार्ड्स की बात कर लें। ये 13 होते हैं, ये भी 13 होते हैं, ये भी 13 होते हैं, ये भी 13 होते हैं। तो टोटल मिला के कितने हो गए आपके पास, 52। टोटल कितने हो गए आपके पास, 52 कार्ड्स, ठीक है। इसमें एस होता है इक्का जिसे बोलते हैं। इक्के के बाद ये एक होता है, ये एक, ये भी एक, ये भी एक। तो टोटल कितने कार्ड्स हो गए, 4 इक्के, 4 एसेस हो गए, ठीक है। एस के बाद किंग, किंग के बाद क्वीन, क्वीन के बाद जैक, और जिनके बाद 10, 9, 8, 7, 2 तक। तो बारी जो नॉर्मली प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन बनते हैं वो इन 4 के ही बनते हैं, एस, किंग, क्वीन एंड जैक। तो किंग भी कितने होते हैं, एक, 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 ये भी 4। क्वीन भी सिंगल 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 4। जैक भी 1 1 1 1 4। कुछ जनरल नॉलेज की बातें कर ले हम। किंग, बादशाह, किंग का मतलब बादशाह। तो बादशाह आपको याद होगा, बताइए किस एक्टर की मूवी है, बादशाह किस एक्टर की मूवी है। क्वीन, क्वीन किस एक्ट्रेस की मूवी है जो उसी पर बेस्ड थी, क्वीन, अभी बहुत अच्छी एक्ट्रेस है वो, क्वीन। और फिर जैक मतलब गुलाम, गुलाम भी किसी एक्टर की मूवी है। तो तीनों मूवीज़ के आपको नाम बताने हैं, बादशाह, क्वीन और गुलाम, ओके। तो हम बारीक बात करते हैं इधर। तो 4 इक्के, 4 बेगम, मतलब बादशाह, बेगम और गुलाम। तो क्वीन और बेगम, ओके, ये है। तो ये ध्यान रखिएगा, नॉर्मली यही एग्जाम में पूछा जाता है इन्हीं के बारे में। दूसरी बात आती है कि रेड कलर के कितने कार्ड्स होते हैं। तो रेड कलर के कितने कार्ड्स होते हैं, तो 13 ये, 13 ये। तो रेड कार्ड्स कितने हो जाएंगे, 13 + 13 26। सिमिलरली ब्लैक कलर के कितने हो जाएंगे, 13 + 13 26, ठीक है। अब एक चीज और पूछता है, वो कौन सी, फेस कार्ड्स। फेस कार्ड्स का मतलब जिन कार्ड्स पर फेस बना होता है। तो ध्यान रखना, फेस केवल 3 तरह के कार्ड्स पर होता है, किंग पर, क्वीन पर और जैक पर।
किस किस पर, किंग पर, क्वीन पर और जैक पर। तो 4 ये 4 ये 4 ये, तो टोटल कितने कार्ड्स हुए फेस कार्ड्स 12। तो ध्यान रखिएगा हार्ट एंड डायमंड इसका कलर होता है रेड, स्पेड का होता है ब्लैक, क्लब का होता है ब्लैक। ये चारों 13 होते हैं, टोटल कार्ड्स हुए 52। एस 4, किंग 4, क्वीन 4, जैक 4, रेड कलर के 26 कार्ड्स और फेस कार्ड्स भी 4 और ब्लैक कलर के कितने कार्ड 26 कार्ड। तो ध्यान रखिएगा नॉर्मली कई बार अच्छे लेवल के क्वेश्चंस में जोकर को ऐड करता है, लेकिन आपके सिलेबस में कभी भी जोकर वाले क्वेश्चन नहीं है। ओके, तो इसको पॉज करके नोट कीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने आपको डेफिनेशन लिखी है प्रोबेबिलिटी की, अब हम प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। वैसे तो प्रोबेबिलिटी की 2 डेफिनेशंस होती है, एक होती है पुराने ज़माने वाली डेफिनेशन और एक होती है नए ज़माने वाली डेफिनेशन। पुराने ज़माने वाली डेफिनेशन मतलब इसका जो प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट टाइम यूज़ लिया गया वो लिया गया वर्ल्ड वार सेकेंड के टाइम पर। उसमें क्या हुआ कि कौन सा बम कहाँ गिराना है, किस चांस पे किस एंगल पे गिरा है तो वहाँ गिरेगा, तो उस टाइम प्रोबेबिलिटी का यूज़ लिया गया। ठीक है, लेकिन वहाँ पर क्या होता था, जैसे सपोज करो आपने डाइस को थ्रो करा तो 1 2 3 4 5 6 लिमिटेड आउटकम्स है, कॉइन को थ्रो करा तो 1 हेड या टेल लिमिटेड आउटकम्स है, प्लेइंग कार्ड्स हैं तो 52 आउटकम्स है, लिमिटेड आउटकम्स हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है जैसे आपने बम गिराया या नॉर्मली क्या हुआ, जैसे इस बोर्ड पर आपको एक थ्रो मारना है तो थ्रो कहाँ कहाँ लग सकता है, कहीं पर भी लग सकता है किसी बॉल से, तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है, इनफाइनाइट आउटकम्स आएंगे। तो फिर पुरानी डेफिनेशंस का एंड हुआ, तो नॉर्मल एक डेफिनेशन हम दी जाती है जो सारे केसेस पर काम करती है, अगर आउटकम्स लिमिटेड हो और आउटकम्स इनफाइनाइट हो तब भी। तो नॉर्मल जो डेफिनेशन है वो है फेवरेबल अपॉन टोटल। आपको एक ही वर्ड ध्यान रखना है, पूरे प्रोबेबिलिटी चैप्टर में एक ही डेफिनेशन है, क्या, फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम्स, अनुकूल स्थितियां बटा कुल स्थितियां। इसके अलावा कोई डेफिनेशन नहीं है प्रोबेबिलिटी, एक ही फॉर्मूला है फेवरेबल अपॉन टोटल। अब फेवरेबल किसके, जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है उसका फेवरेबल। ओके, फिर भी एक बार हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इफ देयर आर टोटल n आउटकम्स ऑफ एनी रैंडम एक्सपेरिमेंट, कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट है इसके टोटल यू मान लीजिए क्या है, टोटल कितने आउटकम्स है, n आउटकम्स हैं, इन विच m आउटकम्स आर फेवरेबल टू इवेंट a। कोई इवेंट a है उसके फेवर में कितने हैं, m आउटकम्स फेवर में हैं, कितने आउटकम्स फेवर में है, ऐसे मतलब है तो इतने सारे लेकिन फेवरेबल कितने हैं, कुछ ही हैं। समझ में आया, ये क्या हो गया, पूरा सैंपल स्पेस हो गया और उसमें से किसी इवेंट के फेवर में कितने, इतने से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग, ध्यान रखना इस वर्ड को, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग, बातें दो ही होती है पूरी प्रोबेबिलिटी में, ध्यान रखना कंसेप्ट एक ही है, या तो इवेंट होगा या इवेंट नहीं होगा, मतलब या तो हेड आएगा या हेड नहीं आएगा, मतलब बीच में ऐसा नहीं रहेगा। कई मूवीज में देखा होगा आपने, टॉस करते हैं तो कोइन सेंटर में रह जाता है, ऐसा नहीं, या तो हेड गिरेगा या टेल गिरेगा, या तो इवेंट होगा या इवेंट नहीं होगा, तीसरा कोई अल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं है। तो पूरी प्रोबेबिलिटी में ध्यान रखना ओनली देयर आर 2 अल्टरनेटिव्स, फर्स्ट हैपनिंग एंड नॉट हैपनिंग, या तो इवेंट होगा या इवेंट नहीं होगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट ए की, तो इसका मतलब क्या होगा, इसको किससे डिनोट करेंगे, पी ए से। और याद है नॉट हैपनिंग कॉम्प्लीमेंट्री सेट, कॉम्प्लीमेंट्री सेट को किससे रिप्रेजेंट करते थे हम, ए डैश या ए पावर सी या ए बार से। कॉम्प्लीमेंट्री सेट का मतलब क्या होता था थ्योरी में, नॉट ए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर नॉट हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी है तो उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए बार से या ए डैश से। ठीक है, तो फिलहाल हम बात करें किसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट ए, पी ए। तो पी ए का फॉर्मूला क्या होगा, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। अब देखो फेवरेबल को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एम से, तो ये आ गया एम, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, एन, तो ये आ गया एन। तो पी ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम अपॉन एन, लेकिन आपको सीधा सा ध्यान रखना है फेवरेबल अपॉन टोटल। अब देखिए जैसे सपोज कर लीजिए आपके पास टोटल आउटकम्स हैं एन, उसमें से फेवरेबल आउटकम्स है एम, जैसे 10 हैं और फेवर वाले कितने हैं, 6। मैंने बताया बातें दो ही होगी, या तो इवेंट फेवर करेगा या फिर नहीं करेगा, मतलब फेवरेबल और अनफेवरेबल, अनुकूल या प्रतिकूल। अब टोटल आउटकम्स है 10, उसमें से फेवरेबल है 6, तो अनफेवरेबल कितने बचे आपके पास, 10 - 6 4। तो सिमिलरली यहाँ पर टोटल है n, फेवरेबल है m, तो अनफेवरेबल कितने बचे आपके पास, n - m। ठीक है, तो नेक्स्ट जो डेफिनेशन हम बनाने वाले हैं या फॉर्मूला बनाने वाले हैं वो किसका बनाने वाले हैं, अनफेवरेबल आउटकम्स का। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए और पॉज करके नोट कर लीजिए इसको आप।
चलो देखिए, इस चीज़ को मैंने यहाँ ऊपर लिख दिया है। हमारे पास हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी ये है, टोटल एन है, फेवरेबल एम है, अनफेवरेबल कितने हो गए एन माइनस एम, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट ए। यहाँ पर ध्यान रखना एक कंडीशन होती है, एक कंडीशन क्या होती है, जैसे सपोज करो आपके 100 नंबर आए, अब मैक्सिमम कितने नंबर आ सकते हैं हमारे पास, मैक्सिमम 100 में से 100 आ सकते हैं, या 100 में से कितने आ सकते हैं 0, तो 0/100 0, 100/100 1। तो प्रोबेबिलिटी कुछ और नहीं है, प्रोबेबिलिटी एक सिंपल रेशियो है। क्या है? सिंपल रेशियो है। और रेशियो किसका? फेवरेबल का और टोटल आउटकम्स का। ध्यान रखना, जब से हमने पढ़ना स्टार्ट किया है तब से हम प्रोबेबिलिटी ही निकाल रहे हैं। हर साल भैया तेरी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तेरी प्रोबेबिलिटी इस साल कितनी आई, अभी आपके 12th का रिजल्ट आया होगा, 11th का रिजल्ट आया होगा, 10th का रिजल्ट आया होगा, तो क्या होगा, जिनका भी रिजल्ट आता है हमसे पूछो भैया तुम्हारी प्रोबेबिलिटी कितनी है। हम प्रोबेबिलिटी नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं? परसेंटेज। इस रेशियो को जैसे हम इंटू 100 कर देते हैं तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। करते हैं ना, जब से पैदा हुए स्कूल में गए हैं हमेशा परसेंटेज 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 की ही बात करते हैं। हमसे जो भी पूछता है रिजल्ट आते भैया कितनी परसेंट बनी तुम्हारे, तो परसेंटेज और कुछ नहीं है, यही है ऑब्टेन मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स। तो वही चीज हम करने वाले हैं जो हम हर साल करते हैं, बस इस बार थोड़े क्वेश्चन ज्यादा करेंगे। पहले हमारे पास एक ही क्वेश्चन होता था टोटल मार्क्स, हमारे ऑब्टेन मार्क्स, लेकिन अब काफी सारे मल्टीपल वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस हैं। तो देखो प्रोबेबिलिटी एक तरह से रेशियो, और रेशियो की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 0 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 1। तो यहाँ पर आप एक कंडीशन लिख सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 1 और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 0। ये इससे इसके बीच में वेरी करेगी। ठीक है, अब एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर पी ए की वैल्यू कितनी है 1 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग क्या है 1 है, मतलब टोटल में से टोटल आ गए, फुल में से फुल, 100 में से 100 आ गए। तो हैपनिंग की मतलब किसी इवेंट के हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है 1 आ रही है, इसका मतलब वो इवेंट कंफर्म है, होगा ही होगा, श्योर होगा। तो इस टाइप के इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट्स। क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट्स। निश्चित घटना, मतलब उसको होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे पी ए सपोज करो 0 आ गया, मतलब हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी कोई चांस ही नहीं है यार, 0 प्रोबेबिलिटी, मतलब होगा ही नहीं है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसको बोलते हैं हम इम्पॉसिबल इवेंट्स। क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट्स, मतलब असंभव घटना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अभी और भी इवेंट्स होते हैं वो हम पढ़ेंगे डेफिनेशन पढ़ने के बाद। तो ये पॉज करके आप नोट कर लीजिए, लिमिट, श्योर इवेंट एंड इम्पॉसिबल इवेंट। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे। तो देखिए नॉट हैपनिंग, हमने सेट में पढ़ा था कि नॉट हैपनिंग को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री सेट को ए डैश से, तो प्रोबेबिलिटी को भी किससे करेंगे? पी ए डैश से। तो पी ए डैश का फॉर्मूला क्या बनेगा? नॉट या अनफेवरेबल, तो अनफेवरेबल कितने हैं? एन माइनस एम अपॉन टोटल कितने हैं? एन। क्या इसको हम सेपरेट कर सकते हैं क्या? एन अपॉन एन माइनस एम अपॉन एन, इससे कट गया, क्या बचा आपके पास? पी ए डैश इक्वल्स टू एन अपॉन एन 1, और ये कहीं देखा देखा लग रहा है ना, इसकी वैल्यू है, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे सीधा? पी ए। तो देखो हमारा नया फॉर्मूला बन गया, पी ए डैश इक्वल्स टू 1 माइनस पी ए।